हेलो साथियों। तो कल जो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें आपने देखा कि मैंने सेल के बारे में बताया, पढ़ाया, समझाया और मैंने बोला था कि मैं आपको आउटरो या इंट्रो में बताऊंगा इसके बारे में, अपने चैनल के बारे में। तो आज मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मुझे पहली वीडियो में बताना चाहिए था, फिर भी कोई नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो मेरे चैनल का नाम है, या आपके चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्रैकर। कॉन्सेप्ट को क्रैक करते हैं, हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से, अच्छे से और दिमाग में एकदम ठूस ठूस के समझते हैं, पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेल, उस टॉपिक को आज हम आज की वीडियो में आगे बढ़ाएंगे, कवर करेंगे कुछ नए टॉपिक्स को। मैंने क्या किया था आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने सेल पढ़ाया था आपको, जो हमारे क्लास 9th का टॉपिक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम इजीली उसको कवर कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था और बताया भी था सेल के बारे में कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल की डिस्कवरीज के बारे में समझा था। सेल की डिस्कवरी किसने किसने की, उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं, और उन पार्ट्स में भी कुछ डिस्कवरीज मैंने कवर की थी और थ्योरी भी कवर की थी कि सेल की थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी क्या है और किसने किसने लाया इस सेल थ्योरी को। वेट, ओके, सेल थ्योरी को किसने दिया, सेल थ्योरी में हमने क्या क्या समझा, सब कुछ हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अच्छा, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और सेल के चैप्टर को समझने की थोड़ी और कोशिश करेंगे। लेकिन कल जो मैंने पढ़ाया या कल जो आपने समझा, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हर वीडियो में मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन पता चलता रहे। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आप इसके आंसर खुद ही मन में दीजिएगा या कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हु डिस्कवर्ड सेल, लिविंग सेल फर्स्ट। हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फर्स्ट, ठीक है ना। एंड अदर क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, हु गेव सेल थ्योरी, हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस हो गए। एंड व्हाट इज सेल, चलिए ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं, व्हाट इज सेल, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। तो आज हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिलहाल में आपने थंबनेल में कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि मैंने लिख करके रखा है थंबनेल। हर थंबनेल पे आप नोटिस करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आते रहेंगे। और हर पार्ट में, थंबनेल में आपको मिलेगा कि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसमें नोटिफिकेशन दिया रहेगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। उसमें मैंने नोट करके लिखा जरूर होगा। तो आज हम सेल के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सबसे पहले एक चीज समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, सुनने में कुछ टॉपिक कितने बड़े बड़े से लगते हैं, कुछ टॉपिक्स सुनने में काफी बड़े लगते हैं, कुछ टॉपिक्स सुनने में काफी बड़े लगते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पता नहीं इसमें क्या पढ़ाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे भाई, इसमें कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं। आपने ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, आप तो कर लेंगे ना, सेल के आधार पे करना है हमको। तो अच्छा बताइए कि एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित प्राणी। अच्छा, ऑर्गेनिज्म वर्ड आ जाए तो सभी आ जाएंगे, चाहे फिर वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, सब आ जाएंगे, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अगर आ जाए सिर्फ प्लांट्स तो सिर्फ प्लांट्स आएंगे, जिसे हम लोग फ्लोरा फौना कहते हैं ना। ऑल प्लांट्स आर नोन एज फ्लोरा, ऑल एनिमल्स आर नोन एज फौना, ऐसे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, सेल के आधार पे। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से बने, सिंगल सेल से बने ऑर्गेनिज्म। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, तो उनको हम लोग कह देते हैं यूनिसेलुलर। क्या कह देते हैं भाई, यूनिसेलुलर। दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, दैट आर नोन एज मल्टी सेलुलर। अरे भाई मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं तो मल्टी सेलुलर, जो आप समझे। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। हमने ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया सेल के आधार पर कि भाई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल है, यूनी यानी सिंगल, यूनी मींस सिंगल, यूनी मींस सिंगल, पहला पॉइंट। और मल्टी मींस मैनी, मल्टी मींस मैनी।
मल्टी मीन्स मैनी। तो यानी जो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से बने हो, सिंगल सेल से बने हो, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने वो सब मल्टी सेलुलर ही है, सब मल्टी सेलुलर ही है, जो भी एक से ज्यादा से बने, और जो सिंगल सेल से ही बने हैं वो यूनिसेलुलर है। तो मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अच्छा, ये तो बहुत सारे लोगों को ये पहले से ही नॉलेज होगी कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है, बहुत बढ़िया बात है। हम क्या बताने जा रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है कुछ एग्जांपल्स को, तो आप हमें कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या यूनिसेलुलर के, मल्टी सेलुलर के? तो हम आपको बताते हैं। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी एक कोशिकीय जीव है। इतनी बात समझ में आ रही है? इनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है। अच्छा, इधर आ जाइए, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें सर क्या आएगा? अरे भाई, सारे प्लांट्स, कोई प्लांट है जो सिंगल सेल से बना हो? है कोई प्लांट? बाय द वे, एक दो प्लांट ऐसे होंगे, प्लांट्स नहीं बल्कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, क्योंकि भाई सिंगल सेल है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसकी हम एग्जांपल की बाद में बात करेंगे। मतलब मोस्टली हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सुन के आपका क्या मन में क्या डायग्राम बनता है, क्या इमेज बनती है आपके मन में? प्लांट मतलब एक सर बड़ी सी ब्रांच होगी, और सॉरी बड़ी सी स्टेम होगी, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, उसमें लीव्स होंगी, यही डायग्राम बनता है ना। तो बस वो प्लांट्स, प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल्स, जानवर, इतनी बात क्लियर है ना? तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, कैसे याद रखें? अभी तो याद है, भूल जाओगे, अभी टॉपिक लंबा है, आगे और चीजें मैं पढ़नी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, वन मैन आर्मी सुना है? वन मैन आर्मी गांधी जी को बोला जाता है वैसे। वन मैन आर्मी बोले तो एक आदमी 100 के बराबर हो, हजारों के बराबर हो, ठीक है ना? मतलब पूरी आर्मी है वो, एक आदमी अकेला। तो मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, तो सुनिए आप, ये बात यहां आने का क्या मतलब है, क्या मोटिव है। तो ऐसा है, यूनी का मतलब होता है एक, तो एक जो होगा, जो 100 के बराबर होगा, तो वो बाप समझ लो, एक तरीके का बाप है। बाप आदमी होगा ना भाई, समझ लो, डॉन आदमी होगा, बाप आदमी होगा, जो एक 100 के बराबर है। हीरो विलन्स देखे ना मूवीज में, वैसे ही कुछ। क्यों बोला? ट्रिक के लिए बोला। BAP, बाप। BAP, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। याद रखिएगा, ऐसे वैसे कोई ट्रिक है नहीं, बस बना दिया है आपके लिए कि BAP, बाप। याद रखिएगा कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इसे आपको याद रहेंगे। यूनिसेलुलर, एक आदमी कितने के बराबर होगा, तो बाप आदमी कहलाएगा भाई वो, जब बहुत सारे लोगों के बराबर होगा तो बाप है। क्लियर है बात? मल्टी सेलुलर में तो पता ही है, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म खत्म, ये था भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए इसको रेस करते फटाफट से, और हम आगे की चीजों को समझते हैं। भाई हमारा डस्टर जो है खो जाता है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सबके समझ में आया? अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि सेल्स, मतलब जो आपका पार्ट 1 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स होती हैं, वो सेल का स्ट्रक्चर जब भी हम बनाने को बोलते हैं तो ज्यादातर बच्चे आप देखते होंगे ऐसे, इस तरीके से ये बन गई सेल, मतलब बीच में न्यूक्लियस बना दिया तो ये सेल बन गई। मोस्टली हम लोग यही डायग्राम बना देते हैं और एक और बनाते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी आप ये समझिए, क्या सेल सिर्फ इसी शेप की हो सकती है? क्या सिर्फ इसी शेप की सेल होती है? बताइए आप, आपका जवाब क्या रहेगा? बताइए। नहीं ना, नहीं। अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं सेल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इतनी नॉलेज होगी, या आपने देखा ही होगा डायग्राम, नॉलेज नहीं हो तो देखा होगा कि शेप्स अलग अलग होती हैं सेल की। सेल का जो शेप है वो अलग अलग होता है, एक जरूरी नहीं एक ही शेप की सेल हो। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक। तो देखिए भाई, अब हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। डिफरेंट, वाह क्या एफ बनाया है, चलिए इसे हाथ में रखते हैं।
डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, अलग अलग आकारों की कोशिका, कोशिका के अलग अलग आकार हो सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल कौन कौन से, कितने तरह के सेल हो सकते हैं, बहुत तरीके के। जैसे ये मैंने क्या गोला गोला सा बना दिया, सर्कल सर्कल सा बनाया, राउंड राउंड सा बनाया, ये है ओवम। क्या है? ओवम। ओवम भी एक सेल है, पता होना चाहिए आपको। सर और बताइए, और भी शेप होते हैं कि यही शेप है? नहीं, और भी है। एक होता है स्पिंडल शेप, ये तो हो गया सर्कुलर, राउंड कह सकते हैं हम लोग, राउंड शेप होता है, या सर्कुलर बोल लो, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, ये शेप हो गया। एक होता है स्पिंडल शेप। देखो स्पिंडल बोले तो ये स्टार्टिंग में पतला पतला सा, बीच में मोटा मोटा सा, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पे पतला पतला सा हो, यानी सिरों पर ये पतला हो और बीच में ये मोटा हो, इसे स्पिंडल शेप कहते हैं, ठीक है ना। धुरी जैसी होती है ना, ये इस तरीके से, ये तो स्पिंडल शेप कहलाता है, ठीक। स्पिंडल शेप, तो इसको हम लिख देते हैं कहां पर, यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, स्पिंडल हो गया, स्पिंडल शेप भी होता है, ठीक है ना। अच्छा ये स्पिंडल शेप तो है, ये किसमें मतलब पाई जाती है? हम ही लोगों में पाई जाती है भाई, ये वाली सेल हम ही लोगों में है। ये मसल वाली सेल्स हैं। कौन सी सेल है? मसल सेल्स। मसल सेल्स। आपने स्मूथ मसल सेल पढ़ी होंगी, स्मूथ मसल सेल नहीं पढ़ी है तो पढ़ाएंगे अभी आपको, ये क्लास 9th में ही है टिश्यू चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे सेल्स। तो स्पिंडल मसल सेल्स जो है स्पिंडल शेप की होती हैं, तो ये एक शेप हो गया। एक तो राउंड शेप की मिल सकती हैं, स्पिंडल शेप की मिल सकती हैं, डिस्क शेप की मिल सकती हैं। अब डिस्क आपको कैसे बना के दिखाएं? डिस्क, 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 डिस्क समझ रहे हो ना? वो बाई कॉनकेव नहीं होता है, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, इस तरह की, समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो किस तरह की सेल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? बाई कॉनकेव मतलब जैसे एक ढक्कन जैसा है अंदर तक धसा हुआ, तो वो दोनों तरफ से धसा हुआ, बाई कॉनकेव हो, बाई कॉनकेव हो, दोनों तरह के, दोनों तरफ से धसा हुआ एक डिस्क जैसी हो। ये होती कौन सी? आरबीसीज। आरबीसी आपने देखी है? आरबीसीज जो होती है ना, इन्हें लोग कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स। कई लोग इसको रेड ब्लड सेल्स भी पढ़ते हैं, कॉर्पसल सेल्स की बात है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज ऐसी होती हैं, ये भी सेल है, ठीक है ना। तो ये कैसी है सर? ये डिस्क शेप्ड है, डिस्क शेप्ड है। समझ में आ रही बात? डिस्क शेप्ड है। और भी शेप होते हैं, हाँ काफी सारे हैं। देखिए फैट सेल कुछ ऐसी होती है देखने में, इस तरीके की फैट सेल। फैट मोटा, वसा, वसा समझते हो? वसा कोई फैट कहते हैं, फैट वसा। भाई इंसान के अंदर फैट ज्यादा आ जाए वो भी तो दिक्कत है, ओबेसिटी कर सकता है ना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये फैट की सेल्स होती हैं, फैट की सेल है तो मोटी होंगी, बड़ी होंगी, तो ये फैट की सेल्स हैं, तो फैट सेल्स, ठीक है ना। कैसी होती हैं? बड़ी मोटी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, ठीक है ना, इस तरह की चपटी उसी होती है ना, फ्लैट सी, लेकिन बड़ी होती है आकार में, ठीक है ना, सर्कुलर सर्कुलर सी हल्की हल्की सी होती है। तो ये है फैट सेल्स, ठीक है। तो इनका भी मैंने शेप आपको बता दिया। और सर और भी हैं काफी सारी, ज्यादा नीचे जा रहे हैं क्या? चलिए हम इधर बता देते हैं। फैट सेल्स तो दिख रहा होगा, फैट सेल्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और देखिए, और देखिए, माइक काम कर रहा है, ठीक, पता चले पूरी वीडियो बन जाए, दिक्कत हो जाए। तो राउंड या सर्कुलर शेप में ओवम आ गया। अच्छा इसी शेप में एक और होती है, बताओ फटाफट से कमेंट करो, डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल, डब्ल्यूबीसीज भी राउंड शेप की होती हैं। स्पिंडल शेप में मसल सेल्स आ गई सर, स्मूथ मसल सेल्स ऐसी होती हैं देखने में। डिस्क शेप में सर ऐसी होती हैं। फ्लैटेंड वाले में ऐसी होती है, फ्लैटेंड चपटी चपटी सी होती हैं, गोल गोल सी होती हैं, बड़ी बड़ी सी होती हैं, फैट सेल्स होती हैं ये। सर और बताइए, देखो भाई और बता देते हैं। इस तरह की, अभी से समझ गए होंगे आप, होशियार हैं आप, समझ गए होंगे, पढ़ा होगा आपने ना, पढ़ा होगा। ये कौन सी है भाई? ये कौन सी है? ये स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। क्या है भाई? स्पर्म है, शुक्राणु है, ये स्पर्म है। तो ये कैसी होती है सर? ये टेल्ड है। कैसी है ये? टेल्ड है। नहीं दिख रहा आपको? टेल्ड नहीं दिख रही, पूंछ जैसी नहीं दिख रही आपको, बस इसीलिए इसको टेल्ड कहते हैं। तो ये टेल्ड है,
पूंछ जैसी है ना इसमें, तो टेल्ड वाला ही हो गई है, तो इसका भी शेप अलग है। क्या इसका शेप इनसे मैच कर रहा है? नहीं, बिल्कुल अलग शेप। तो ये है तो सब सेल ही ना, है तो सब सेल ही, बस डिफरेंट शेप्स हैं सबके। अच्छा और बताइए, और भी है? हाँ काफी सारी मैंने आपको बताया, आपके बुक में जितनी होंगी लगभग कवर कर दी है, और आप समझ लीजिए बाकी ये होती है, ये होती है, पढ़ा होगा आपने। पढ़ा है? याद आया कुछ कुछ इस तरीके से? ये न्यूरॉन है, क्या है ये? न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होती हैं, हमारे ब्रेन में होती हैं न्यूरॉन। अच्छा और भी होती हैं, क्यूबोइडल होती हैं, क्यूबोइडल सेल्स, क्यूबोइडल ऐसे करके भी होती हैं, क्यूबोइड क्यूब क्यूब शेप में होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, जो क्यूब शेप में पाई जाती हैं, हमारे स्टमक की लाइनिंग्स में होती हैं, क्यूब शेप में होती हैं, ठीक है ना। किसी किसी के ऊपर ऐसे करके ये फिंगर लाइक क्वेश्चन विलीज देखिए, विली टाइप से होती है, ये भी हमारी इसी में आती है, ठीक है ना। तो ये भी सेल है, क्या है ये? सेल है, ये भी सेल है, क्लियर है, बात समझ में आ रही? ये भी सेल है। तो ये कैसी है सर? ये सर स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप में न्यूरॉन। ये कैसी है? इसका आपने शेप नहीं बताया, इसका शेप ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड, लॉन्ग लंबी है, तो लॉन्ग एंड ब्रांच, ठीक ना, लॉन्ग लंबी है और ब्रांच है, देखो शाखाएं जैसे निकला, ब्रांचेस जैसे निकली, तो ब्रांचेस जैसी हैं, लंबी है, तो ये न्यूरॉन है। तो ये डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल हमने देखा कि राउंड वाली ओवम हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ये राउंड में आती हैं, ठीक है ना। स्पिंडल शेप हो गई, मसल सेल, स्मूथ मसल सेल, ये ऐसी होती है देखने में। आरबीसी डिस्क शेप्ड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लैट सेल होती हैं, बड़ी बड़ी सी होती है, मोटी मोटी सी फैट सेल्स कहलाती हैं ये, ठीक है ना। जिनके पास टेल होती है, लंबी लंबी सी पूंछ जैसी हो, तो स्पर्म सेल, ठीक है ना। और ये न्यूरॉन सेल तो बहुत लंबी होती है भाई, न्यूरॉन सेल तो बहुत लंबी होती है, ब्रांच लॉन्ग होती है, लंबी होती है, ब्रांच शाखाएं जैसी फैली होती है, ये न्यूरॉन होती है। इसे हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही बात है, आ रहा है? हाँ, न्यूरॉन या नर्व सेल एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक ना। तो न्यूरॉन नर्व सेल एक ही बात है। स्क्वायर शेप्ड में होती हैं, ये हमारे इस इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और भी हैं, और भी हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, लेकिन मेनली हमने आपको कवर कर दिए सब डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, ये मैंने कवर कर दी, बहुत सारी कवर हो गई, ठीक है ना। एक आपने वो देखा होगा अमीबा, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है अमीबा, वो भी तो सिंगल सेल ही है, अभी पढ़ा था यूनिसेलुलर वाले में, बैक्टीरिया बताया था, वो बताया था, ठीक है ना। तो आप इसमें याद रखिए, तो ये सिंगल सेल होता है। अमीबा आकार अपना बदलता रहता है, अमीबा नहीं दिख रहा है, यहाँ बना देते हैं छोटा सा, ये अमीबा ही है, तो ये आकार अपना चेंज करता रहता है अमीबा, ठीक है। अच्छा और और भी है, हाँ जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम देखा है, पैरामीशियम इस तरीके से, इस तरीके से पैरामीशियम होता है, इस तरीके से, ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। इसके अंदर भी दुनिया भर की सब चीजें होती हैं, सब चीजें ऐसी मरी होती है। ये शू के शेप का होता है, जूते के आकार का, शू शेप बोल लो या स्लीपर शेप बोल लो, स्लीपर, स्लीपर्स होती है ना चप्पलें, चप्पल के आकार का, देखो चप्पल के आकार का है, चप्पल के आकार का होता है, ठीक है ना। ये भी सिंगल सेल है, ऑर्गेनिज्म है, सेल ही है, मतलब सेल के ही हम शेप बता रहे हैं, तो सेल के शेप में भी ये भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीशियम कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीशियम ही नाम लिया था ना मैंने, दूसरा ले दिया। ये अमीबा, ये पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। अच्छा एक और होता है, ऐसे ऐसे देखो, माउस होता है आपका, माउस आता है, माउस में ऐसा करके दो पूंछ जैसी निकाल दो इस तरीके से, इसको हम लोग क्लेमिडोमोनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिख रहा है? क्लेमिडोमोनास, ये होता है क्लेमिडोमोनास, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, क्लेमिडोमोनास। तो क्लेमिडोमोनास होता है, इसकी दो ऐसे करके ये ये होते हैं फ्लैजलम, फ्लैजलम, ये क्या है? फ्लैजलम क्या होता है? फ्लैजलम, इनकी जो पूंछ देख रहे हो आप, जो पूंछ जैसी निकली है, इन्हें हम लोग फ्लैजलम कहते हैं। एक सिंगल है तो फ्लैजलम, और दो हैं प्लूरल में है तो फ्लैजला कहलाती हैं, फ्लैजला। सिलिया, सिलिया क्या होता है? सिलिया आपने एक टर्म सुना होगा, सिलिया, ये सिलिया है, सिलिया बोले तो जिसके ऊपर ऐसे बहुत सारे रोए जैसे निकले हो, ऐसे करके बहुत सारे रोए जैसे निकले हो, ठीक है ना, लंबी 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 से ऐसे करके ऐसे पूंछ, छोटी छोटी सी मूछ जैसी निकली हो काफी सारी, तो ये सिलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिया, सिलिया कहलाता है। और ये फ्लैजला, लंबी लंबी सी हो, पूंछ जैसी हो लंबी लंबी, तो फ्लैजला, मूछ जैसी हो छोटी छोटी बहुत सारी, तो सिलिया। सिलिया संख्या में ज्यादा होती है, फ्लैजला एक या दो या तीन,
4, ज्यादा नहीं होती संख्या में, समझ रहे हो, 2-4 होती हैं और ये काफी सारी होती हैं। क्लियर है? डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल समझ में आई, अच्छे से समझ में आया होगा डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे समझते हैं चीजों। चलिए भाई, अब डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, अब डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, सेल के अलग अलग साइज भी हो सकते हैं भाई, सेल एक ही साइज की थोड़ी होती है। सेल अभी हमने जो सेल बनाई सब एक ही साइज की थी, शेप से पता चल रहा होगा, उनके आकार से पता चल रहा होगा, वो सब एक ही साइज की थी क्या? सबका साइज अलग था, कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी, कुछ लंबी थी, कुछ चौड़ी थी, कुछ मोटी थी, अलग अलग था ना। तो अब हम साइजेस की बात करेंगे, इनके साइजेस की बात करेंगे। अभी तक शेप की बात की, अब साइज। अच्छा, साइज में मेनली ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ दो बात ऐसे करके, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं इसको, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और एक पूरे अर्थ पे। अब ये क्या मैंने लिखा, ये क्या नई चीज लिख दी, तो आप लोगों को कहीं मिलेगा ही नहीं सुनने को। तो मैंने इसलिए इसको दो में बांट दिया कि देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल, बिगेस्ट सेल, और ये स्मॉलेस्ट सेल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, बिगेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। मेनली जो पूछी जाती हैं वो ही मैं लिख दे रहा हूं भाई। और अर्थ का मतलब है ये पूरी पृथ्वी पर, ये ह्यूमन बॉडी की सिर्फ बात हो रही है, ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल, किसी मतलब इस सबकी ही बात हो रही है पूरे पृथ्वी पर, और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अर्थ पे बिगेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, ठीक। तो ह्यूमन बॉडी में बिगेस्ट सेल कौन सी, सब आ रहा है, कवर हो रहा है, ठीक। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल ये बिगेस्ट सेल है, ये बिगेस्ट सेल लिखा हुआ है भाई, कुछ आए घुरा पाती, तो बिगेस्ट सेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बिगेस्ट सेल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बिगेस्ट सेल, ठीक है। तो ये बिगेस्ट सेल बोले तो कौन सी है, सबसे बड़ी सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होगी, ओवम। क्या होता है, ओवम। फीमेल्स के अंदर पाई जाती है सेल, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर नहीं होती भाई, मेल के अंदर नहीं होती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है सेल ओवम। कौन सी, ओवम। सबसे बड़ी सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म, ये मेल्स में पाई जाती है, फीमेल में नहीं होती, स्पर्म, ठीक है ना। तो आगे लिख देते हैं एफ, यहां लिख देते हैं एम, कि ये फीमेल में और ये मेल में, ठीक है ना। तो ओवम जो फीमेल में पाई जाती है, सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल है जो मेल्स में पाई जाती है, स्पर्म, ठीक है ना। और दोनों ही गैमीट्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, तो सबसे लंबी सेल भी मैंने बनाई थी इससे पहले पीछे, न्यूरॉन बनाई थी ना, देखो कितनी लंबी सी थी सेल, न्यूरॉन काफी लंबी थी ना, उसमें पीछे से ऐसे फुचरे फुचरे से निकले थे, मतलब ऐसे ब्रांचेस जैसे निकली थी, देखा था, तो वो थी न्यूरॉन। क्या थी वो, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। इसको हम लोग क्या कहते थे, हमने बताया था दूसरा नाम नर्व सेल। क्या बताया था, नर्व सेल, याद रखिएगा। बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म, एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन या नर्व सेल, जिसको हम लोग कहते हैं। एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है, नाम समझ लीजिए, दो दो हैं। वही वाली बात मैंने आपको बताई थी, छोटू बुला चाहे मोटू बुलाओ, आओगे आप ही, आपका घर का नाम छोटू है, यहाँ का नाम मोटू है, हम आपको बुलाएं किसी भी नाम से तो आप ही आएंगे। वैसे ही न्यूरॉन बुलाओ चाहे नर्व सेल बुलाओ, इसी की बात हो रही है, मतलब न्यूरॉन की बात हो रही है, नर्व सेल की बात हो रही है, एक ही चीजें हैं। अर्थ पे बात करें, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी सेल किसकी है, तो ऑस्ट्रिच के अंडे को माना जाता है, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग तो देखा ही होगा, शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, कंकड़ पत्थर भी खा लेता है, कंकड़ पत्थर भी खा लेता है, सबसे बड़ा पक्षी है। और भी इसके बारे में जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी यही है दुनिया का, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी दुनिया का यही है। तो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी सेल है दुनिया की। दुनिया की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं हो रही है, यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में ही ये बात हो रही है, तो ऑस्ट्रिच का अंडा है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करो दुनिया में, वर्ल्ड में, तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा, 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 कई जगह माइकोप्लाज्म लिखते हैं, तो माइकोप्लाज्मा है। ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया।
ठीक ना। तो बैक्टीरिया है एक तरीके का माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया ही है ना, बैक्टीरिया है। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। तो ये सबसे छोटी सेल है दुनिया की, माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा नाम। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ये न्यूरॉन ही है, दुनिया में सबसे बड़ी सेल न्यूरॉन, जिसको हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं ना, तो ये नर्व सेल ही है, न्यूरॉन यानी नर्व सेल ही है। आ रहा है, अर्थ पे कवर नहीं कर रहा है, ओके कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया ना मैंने, इस वाले को मैं यहां ले आता हूं, अब समझ में आएगा ना। लॉन्गेस्ट सेल ऑन अर्थ, लॉन्गेस्ट सेल ऑन अर्थ न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन, जिसको हम लोग कहते हैं नर्व सेल। क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और, क्लास 9th के बेस पे देखा जाए, 10th के बेस पे देखा जाए, 11th के बेस पे देखा जाए, 12th के बेस पे देखा जाए, तो आपका आंसर ये सही होगा। लेकिन जब कंपटीशन लेवल की हम बात करेंगे, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करेंगे, तो कई जगह आंसर चेंज कर देते हैं बास्ट फाइबर्स प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट के जो बास्ट फाइबर की जो सेल होती है वो कभी कभी इतनी लंबी होते हैं, बास्ट फाइबर सेल ही है, इतनी लंबी सेल्स हैं ये कि ये कभी कभी न्यूरॉन से भी लंबी लंबी निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको बोला जाता है, हायर लेवल की बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नीट के लेवल की बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिलहाल में आप अगर आंसर फिर भी पूछा जाए, अगर ऑप्शन में हमारे न्यूरॉन हो तो आप न्यूरॉन पे ही टिक लगाइएगा, नर्व सेल पे ही टिक लगाइएगा। क्लियर है ये बात? तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी या लॉन्गेस्ट सेल ऑन अर्थ इज न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक ना। वैसे हायर लेवल में हमने बोला ना बास्ट फाइबर्स, ये नाम याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आगे चल के कभी काम आ सकता है। तो न्यूरॉन, नर्व सेल। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल ओवम, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल स्पर्म, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल न्यूरॉन। अब वर्ल्ड में बात करें तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक तरह का बैक्टीरिया है, और सबसे लंबी सेल न्यूरॉन ही है, नर्व सेल है। वैसे हायर लेवल पे पूछा जाए तो बास्ट फाइबर्स आप कह सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी हमने समझा कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एग्जांपल समझे यूनिसेलुलर के और मल्टीसेलुलर के। और हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, अलग अलग सेल के शेप्स पढ़े, शेप अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही तरह की सेल्स हो, सेल अलग अलग शेप की हो सकती है। फिर हमने सेल के साइज पढ़े कि डिफरेंट साइजेस ऑफ सेल, सेल के अलग अलग साइजेस हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? सेल के अलग अलग साइजेस हो सकते हैं। फिर साइज में भी हमने समझा कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, और पूरे पृथ्वी पे अगर सारे ऑर्गेनिज्म की बात की जाए सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी हो सकती है। इतना मैंने टॉपिक्स को समझाया। क्या आपके समझ में आई ये बात? क्या आपके समझ में आई ये बात? आई होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। अभी क्या, इतना तो टॉपिक हो गया, अभी क्या? अच्छा, अगर बाई चांस जैसे अपने पास तो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जिसको हम यहाँ पे मतलब जो है लिख पा रहे हो, मतलब अच्छे से ऐसे शू कर दिया तो आ गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई भी पॉइंट छूट रहा है बाई चांस, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कोई अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई नोट्स नहीं है या कुछ भी नहीं अवेलेबल है, सामने आपको बताते हैं क्या सेटअप है। सामने कैमरा है, जस्ट सामने हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप की शायद मेरे ख्याल से यहाँ परछाई पड़ रही है, सॉरी ये लैपटॉप की परछाई पड़ रही है, इसमें मेरी वीडियो मुझे शो होती है, ठीक है ना, जिससे कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, कभी कभी नहीं बाहर हो जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कितना बाहर जा रहा हूँ, ये चीज़। तो इसलिए अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, बाई चांस इंसान हूँ, कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर करके बता दूंगा कि भाई ये चीज छूट गई थी, तो मैं उसको कवर कर दूंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई चीज छूटेगी नहीं, एक्स्ट्रा और बता दूंगा, ठीक। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लियर, उसके एग्जांपल समझ लीजिए, समझ लिए, शेप्स ऑफ सेल, साइजेस ऑफ सेल। अब आएंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सर कौन कौन से हैं? इसका मतलब क्या है पहले ये समझो, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। तो ऐसे समझो, जो सेल है, सेल जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, यानी सेल मेम्ब्रेन ही है, यानी सेल का एक स्ट्रक्चर होगा, सेल को स्ट्रक्चर कुछ पार्ट स्ट्रक्चर दे रहे होंगे उस सेल को मिला के, यानी वो सेल किसी कुछ ऑर्गन से मिलके बन रही होगी, तो वो सारी चीजें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कहलाते हैं हमारे सेल के। अच्छा, मेन हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सेल के, तो इसे समझने से थोड़ा पहले
बस 20 सेकंड पहले आप एक चीज को अपने माइंड में एकदम फिट कर लो, क्लियर कर लो हमारी बात जो हम समझाने वाले हैं अभी। बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दीजिए और यहां एक छोटी सी बात समझ लीजिए। अभी तक जो हम सेल पढ़ते रहे, शेप समझ लीजिए, साइज सब कुछ समझ लिया हमने। अच्छा, अब हमें यह बताइए, क्या सेल जो अपने अंदर है वही प्लांट्स के अंदर होगी? पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है पूरे वर्ल्ड में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ रही है, तो एक तो भाई प्लांट्स आ रहे हैं और दूसरे एनिमल्स आ रहे हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस, डॉग, दुनियादारी सारे जानवर आएंगे, चींटी से लेके ब्लू व्हेल तक सब आएगा, और प्लांट्स में सिर्फ प्लांट्स आएंगे। इतनी बात आपके क्लियर है? इतनी बात आपके दिमाग में है? तो बस इतनी बात दिमाग में, तो इससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको मेन पॉइंट यही क्लियर करके रखना है कि हम यहां एक ह्यूमन सेल, या ह्यूमन सेल नहीं, सॉरी, हमने बोला ना अभी एनिमल, तो हम यहां एक तो एनिमल सेल और दूसरा हमारा प्लांट सेल, इनमें हम चीजों को कैटेगराइज कर देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक तो होती है एनिमल सेल, एक होती है प्लांट सेल। इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है और इन्हीं को मेनली हमें समझना भी है। फिलहाल में हम ये आपको आगे बताने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहां थोड़ी चीज क्लियर कर देते हैं। क्यों मैंने बताई ये बात? भाई प्लांट का स्ट्रक्चर अलग होता है। अच्छा बताइए, एनिमल्स फिर भी सेम है, उनकी आंखें हैं, भले चींटी हो चाहे ब्लू व्हेल हो, आंखें तो है ना, हमारी आंखें हैं, प्लांट्स की आंखें नहीं है ना। चींटी हो चाहे हम हो, चल फिर सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते प्लांट्स, बात सही है। इसीलिए पूरा ब्रॉडली डिवाइड कर दिया इन्होंने सेल को दो भागों में। एक तो ऑर्गेनिज्म के बेस पे सेल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो एनिमल की सेल, एक प्लांट की सेल। भाई प्लांट का काम ही अलग है, स्ट्रक्चर ही अलग है एनिमल से, तो इसीलिए उनकी सेल भी अलग होगी। इसीलिए एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया। अच्छा, अब यहां स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल पर आ जाते हैं। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। यानी कुछ चीजें यहां समझाना क्या चाह रहे हैं, कुछ सेल के ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो एनिमल सेल में होंगे लेकिन प्लांट सेल में नहीं होंगे, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में होंगी तो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होंगी। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने बोला क्या? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होंगी। तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? सर नहीं हो सकती है, भाई स्ट्रक्चर ही अलग है अपना, हमारा और उनका स्ट्रक्चर ही अलग है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उनके सेल में है, हमारे सेल में नहीं है, या हमारे सेल में उनके सेल में नहीं है। भाई उनके पास अपना एक स्पेसिफिक अलग ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं जैसे अपना है, ठीक है ना। उनके अंदर से ब्लड नहीं है जैसे अपना है, तो सेल्स भी अलग हो सकती हैं, उनके अंदर चीजें भी अलग हो सकती हैं। तो बस इसी बेस पे मैं बताना चाह रहा था, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले कुछ कंफ्यूजन क्लियर करनी थी कि एनिमल सेल में कुछ चीजें हम ऐसी पढ़ाएंगे या प्लांट सेल में कुछ चीजें ऐसी पढ़ाएंगे जो एनिमल में एब्सेंट होंगी या प्लांट में एब्सेंट होंगी। ये बात का ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। ये एक सेल है, तो मेनली हमने बोला था ना सेल ऐसे बनाएंगे, तो देखो अभी तो हमने इस सेल को ऐसे बना दिया। ये सेल की मेम्ब्रेन हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, आपने अगर देखी हो तो। इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी बुला लो। अंदर वाला जो बीच वाला, उसे न्यूक्लियस बुलाते हैं, केंद्रक बुलाते हैं। ये जो हमने अभी आपके सामने गोल गोल सेल बनाई, जब भी गोल गोल सेल बनी हो और सीधा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा ये एक एनिमल की सेल है। कौन सी सेल है? एनिमल की सेल है। और कभी भी हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर टाइप से सेल बनाए, रेक्टेंगुलर टाइप से इस तरह की अगर हम सेल बना रहे हैं, इस तरीके की सेल, और डबल डबल लेयर ऐसे करके बना दे, डबल डबल लेयर, तो आप समझ जाना कि ये है एक प्लांट की सेल। किसकी सेल है? प्लांट की सेल। सर डबल डबल क्यों बनाई? तो बस इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो चीज बताई, इसीलिए क्लियर की कि एनिमल सेल में कुछ चीजें होंगी तो प्लांट सेल में नहीं होंगी, या प्लांट सेल में कुछ चीजें होंगी तो एनिमल सेल में नहीं होंगी। तो देखो यहीं पर एक मेन चीज हम आपको बताते हैं। सबसे आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, लेकिन यह है एनिमल सेल, यह है प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की सबसे आउटर जो कवरिंग होती है, सबसे आउटर वाली लेयर आप जो देख रहे हो, ये सबसे आउटर जो कवरिंग है, ये कहलाती है सेल वॉल। क्या कहलाती है? सेल वॉल। और अपने पास सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं, और उसके अंदर है ये क्या? उसके अंदर है ये सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी ये तो इसके पास भी है, लेकिन अपने ही पास कोई चीज एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? सेल वॉल।
तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। यानी प्लांट्स में सेल वॉल होती है लेकिन अपने पास सेल वॉल नहीं, अपने पास बोले तो एनिमल्स की बात हो रही है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। और न्यूक्लियस तो है ही है, तो भाई न्यूक्लियस तो दोनों में ही प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, इसलिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का हमने टॉपिक समझाया। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर कवरिंग एनिमल सेल की, और प्लांट सेल की सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल। तो यानी हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को दोनों को अलग सेपरेटेड करके पढ़ाएंगे, ठीक ना, सेपरेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए वेट अ सेकंड, कुछ गिर गया। ठीक है, अच्छा पहली चीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल किनमें पाई जाती है? सेल वॉल किनमें पाई जाती है? तो पहली चीज सेल वॉल कीड़ों का चक्कर रहता है, बड़े बड़े से कीड़े हैं कुछ, प्लांट्स में पाई जाती है। बोलो, प्लांट्स में पाई जाती है। एक बात और, सेल वॉल जो है ना सिर्फ प्लांट्स में नहीं पाई जाती, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आपके मन के अंदर रहता है। हम इस चीज को पहले क्लियर कर देते हैं, इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि डाउट जो है आपके अंदर। देखो, पहली चीज तो ये कि जब हम लोग सेल वॉल पढ़ते तो हम लोग कहते हैं सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ये चीज कहना गलत है, सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। एनसीईआरटी साफ साफ मेंशन करती है प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल हो सकती है, भाई होती है, फंजाई में भी सेल वॉल होती है, ठीक है ना। और आपका बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। तो ये बात देखो, ध्यान रखो। अब प्लांट्स तो ठीक है, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया का क्या प्लांट से रिलेशन? तो इसीलिए याद रखिएगा, खासकर बैक्टीरिया, तो इसीलिए याद रखिएगा कि सेल वॉल प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में पाई जाती है। कैसे याद रखोगे ये बात? इसके लिए भी ट्रिक, जैसे उसके लिए ट्रिक बताते हैं ना, बाप वाली, बाप यूनिसेलुलर वाले में बाप, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीसम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर है। ऐसे ही क्लेमिडोमोनास भी होता है भाई यूनिसेलुलर, याद रखिएगा क्लेमिडोमोनास। चलिए अभी वो छोड़िए, अब इधर आइए। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, पता था या पता चल गया। फंजाई बैक्टीरिया में भी होती है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं। और एक बात और, जब भी आप एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाओगे हल्का सा सर्कुलर बनाओगे, यानी सर्कुलर टाइप से बनाओगे, और आप प्लांट्स का बनाओगे तो रेक्टेंगुलर बनाओगे, जिससे एक पहचान हो जाए कि ये प्लांट की सेल बना रहे हैं, ये एनिमल की सेल बना रहे हैं। क्लियर हो जाएगा, दोनों सेम बनाओगे ना तो क्लियर। और ऐसा मेंशन भी करती है कि प्लांट की जो सेल होती है वो हल्का सा रेक्टेंगुलर होती है शेप में एनिमल सेल की अपेक्षा, और एनिमल सेल जो होती है वो हल्का सा सर्कुलर गोल होती है। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल बना दिया। इसके अंदर सबसे ऊपर वाली आप समझ गए, सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, और बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, चलो अभी हम कह रहे हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। ये बात याद कैसे रखें? तो ऐसे याद रखो कि फंजाई जो है ना, फंजाई नाम का एक आदमी है, या फंजाई नाम की कोई चीज है, कोई आदमी टाइप से है, ठीक है ना। तो उसका जब भी ब्लड प्रेशर, यानी बीपी कहते हैं ना ब्लड प्रेशर को, बीपी बढ़ता है तो वो दीवार तो तोड़ देता है, दीवार तोड़ देता। बस याद हो गया, समझो। मैंने बोला फंजाई नाम की एक चीज है, बीपी बढ़ता है, दीवार तोड़ देता है, दीवार बोले वॉल। तो यानी सेल वॉल से वॉल याद आ गया, वॉल से आपको सेल वॉल याद आ गया, फंजाई से फंजाई याद है, बीपी बढ़ गया, बीपी बोले तो बैक्टीरिया, पी बोले तो प्लांट्स। सेल वॉल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स। कुछ रिलेट कर पा रहे हो ना कि फंजाई नाम का एक आदमी था, बीपी बढ़ जाए, बीपी यानी बैक्टीरिया, प्लांट्स, समझ गए ना, बीपी यानी बैक्टीरिया, प्लांट्स, यहां पे ऐसे याद रखने के लिए, तो वो दीवार तोड़ देंगे, यानी सेल वॉल। तो सेल वॉल किन में होती है? फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में होती है, प्लांट्स में होती है। इतनी बात क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ रही होगी ना? क्लियर है ये बात? ठीक है, हाँ। अभी
जब ये प्लांट्स में है, फंजाई में, बैक्टीरिया में, तो क्या एनिमल में होगी? बिल्कुल नहीं, अभी हमने पढ़ा था। तो एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में भाई ये एब्सेंट रहती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक और बात, ये लिविंग नहीं होती, ये लिविंग नहीं होती, ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? नॉन लिविंग। याद करते जाओ हमारे साथ में ही, सेल वॉल पढ़ रहे हो। सेल वॉल है क्या? एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका? सेल का। क्या मतलब? मतलब ये जो सेल है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनी है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसके अंग हैं। सबसे आउटर मेम्ब्रेन है उसकी सेल वॉल प्लांट्स में, और एनिमल में कौन सी होती है? ठीक है ना, एनिमल में कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन है सर, सेल वॉल है, बीच में न्यूक्लियस है, और भी ऑर्गेनेल्स हैं, तो उन सबको मिला के एक सेल बन रही है। तो उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? सेल वॉल। ऐसे लाइन से हम लोग पढ़ते रहेंगे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, और जो चीजें बीच में आती रहेंगी उसको क्लियर करते रहेंगे। फिलहाल में सेल वॉल पढ़ते हैं। तो सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एब्सेंट इन एनिमल सेल, नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड। रिजिड बोले तो नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं, लचीली नहीं है। ये आराम से इधर उधर अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, इधर उधर मूव नहीं कर सकती इजिली, क्योंकि ये कैसी है? नॉन फ्लेक्सिबल है, रिजिड है। रिजिड यानी ठोस, एकदम समझ रहे हो ना, स्ट्रांग है, रिजिड है, हार्ड है, टफ है, समझ रहे हो? तो नॉन फ्लेक्सिबल है ये। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और रिजिड होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि ये प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्शन दे रही? देखो भाई, ये सबसे बाहर है ना, ये रिजिड है, मैंने बताया अभी, ठोस है, रिजिड है, ठोस है। अब ये ठोस है तो इसका मतलब ये कैसी होगी? ये ठोस है, इसका मतलब ये कैसी होगी? ये भाई प्रोटेक्शन देगी। ठोस है, मजबूत है, अंदर की चीजों को प्रोटेक्शन देगी, प्रोटेक्ट करेगी। भाई हम मजबूत हैं, भले ही नॉन लिविंग है कोई बात नहीं, लेकिन हम हैं मजबूत, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है किसको? हमारे प्लांट की सेल को, या उसके अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्शन देती है। इतनी बात क्लियर है? अगली बात, ये सब आ रहा है इसमें? हाँ तो रहा है। अगली बात भाई, तो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। अच्छा, और टर्जिडिटी, सर ये क्या है? टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। ये क्या नया शब्द है, नया बवाल है? तो टर्जिडिटी क्या होता है? प्लांट को पानी ज्यादा चाहिए, अब ये अपने अंदर पानी भर लेगी खूब सारा, पता नहीं तुम कल को पानी दो ना दो पौधे को, तो वो अपने अंदर, अपनी हर सेल के अंदर पानी को स्टोर कर ले खूब सारा इकट्ठा पहले से ही, आगे फ्यूचर में हमारे काम आता रहे। इतना स्टोर कर लेगी कि सेल फटने पे आ जाएगी। तो सेल फट ना जाए, वही टर्जिडिटी है। सेल फट ना जाए, उससे बच जाए, वही टर्जिडिटी है। वही टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है कौन? हमारा सेल वॉल। सेल वॉल टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है, यानी सेल को बस्ट होने से बचाता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। ये एक शेप देता है, ये आकार देता है किसको? हमारे प्लांट की सेल को एक आकार देता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? एक आकार दे रहा है ना, इतनी बात क्लियर हो रही है? और टर्जिडिटी वाली बात क्लियर हो रही है? अच्छा, और क्या चीज है? एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये बनी किससे होती है? तो याद रखिएगा, ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कौन? सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। किससे बनी है? सेलुलोज से। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से अभी समझ लीजिएगा। एक और बात रिपीट कर दूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। तो मैंने क्या बोला? सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। देखो याद भी हो जाएगा, सेल वॉल सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है ना, सेल वॉल सेलुलोज से बनी। सेलुलोज क्या होता सर? सेलुलोज हमें नहीं पता। कुछ नहीं, आप ऐसे समझ लो कि एक लंबी चैन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एक लंबी सी चैन है जो जुड़ती चली जाती है, बस यही है सेलुलोज। तो ये सेलुलोज से बनी है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। इतनी बात क्लियर है? किससे बनी है ये? मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अभी इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आएगा जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ और भी उसके टॉपिक्स हैं, लंबे लंबे से, कुछ और भी बड़े बड़े से टॉपिक्स हैं, मैं उसको भी कवर करूंगा। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स हैं, उनको भी मैं क्लियर करूंगा। तो सेल मेम्ब्रेन को मैं आज कवर नहीं करूंगा, इसीलिए क्योंकि वो फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा। मैंने बोला ना, उन्हें सब पार्ट्स में पढ़ना है। आराम आराम से पढ़िए, रेस्ट देकर पढ़िए। इस चैप्टर को हमें एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करना है,
आराम आराम से कंप्लीट करना है। इसलिए आज सेल वॉल तक ही इस वीडियो को हम रखते हैं, और सेल वॉल के बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा सेल मेम्ब्रेन, लेकिन अगली वीडियो में, अभी नहीं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक आपकी बात समझ में आई? मैंने बोला सेल वॉल हमारा एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, और अभी हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सिंपल सी बात, सब हटाओ ये इंग्लिश वाली चीजें, ऐसे समझो सेल जिससे बनी है, जिन चीजों से मिलकर बनी है, वो कंपोनेंट आप पढ़ रहे हो करके, ठीक है ना, वो चीजें आप पढ़ रहे हो। सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल से मिलकर बनी है। अब ये सेल वॉल क्या है? सेल वॉल प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, एब्सेंट होती है एनिमल में, एनिमल की सेल में नहीं होती है, नॉन लिविंग होती है, ये जीवित नहीं है, ये मरी हुई है, मृत है, ठीक है ना। सबसे आउटर कवरिंग होती है, रिजिड होती है, ठोस है, ठीक है ना। नॉन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल है नहीं, जब भाई ठोस है तो फ्लेक्सिबल कैसे होगी, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। एक शेप देती है, आकार देती है, सेल को बचाती है, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, यानी कोई भी सेल में डैमेज ना हो जाए उससे बचाती है, अंदर के कंटेंट को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन यानी बचाव देती, बचाव करती है, ठीक है ना, अंदर कंटेंट से, अंदर के कंटेंट को बचाती है, ठीक है। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मैंने बताया ना, अंदर कभी सेल ज्यादा पानी भर के अपने आप को बस्ट ना कर ले, फट ना जाए, उसको बचाने के लिए टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है कौन? टर्जर प्रेशर होता है, ठीक है ना, टर्जर प्रेशर होता है, उससे वो उस प्रेशर से बचाती है कौन? सेल वॉल। किसको? सेल को। किसकी सेल को? प्लांट सेल को, फंजाई की सेल को, बैक्टीरिया की सेल को। क्लियर है बात? बैक्टीरियल सेल, फंजाइल सेल या प्लांट सेल। बनी किससे होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनी किससे होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है सेल वॉल? सेलुलोज से बनी। सेलुलोज क्या है? लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, वो अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे उसको, टॉपिक को। इतनी बात आपके समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और आज के टॉपिक में हमने जितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं उसका एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, और नोट्स बनाने तो आप अपने बना के चलिएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, मैं इतनी बार चीजों को रिपीट ही कर देता हूं। 10 मिनट की वीडियो 20-20 मिनट में, 30-30 मिनट में मैं क्लियर करता हूं, इसीलिए जिससे कि आपको चीजें बार बार क्लियर होती रहे, आपको चीजें बार बार क्लियर होती रहे। मैं 2-4 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बार बार आपको कॉपी उठा के ना देखना पड़े, या आपको पेन ना चलाना पड़े, ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। दैट्स वाई मैं रिपीट करता हूं चीजों को। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, सेल के ही कुछ सब टॉपिक्स के साथ में, और इस सेल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के साथ। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।